हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद धारण करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है। कैग जो है ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और यह लोक निधि का संरक्षक भी होता है। देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यह नियंत्रित करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, इसकी जो नियुक्ति है ये 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। कोई भी मंत्री संसद इसमें कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और किसी भी मंत्री को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यानी कि कैग की अनुपस्थिति के दौरान केंद्रीय मंत्री इसकी जगह नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर होगा पहले का ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? राज्य में कुशासन होना, राज्य सरकार यदि विचार पूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट थी जो कि 1988 में आई थी, तो इसी को आधार मानकर 1994 में एसआर बॉम्बई फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग की कुछ सीमाएं तय की हैं। उन सीमाओं में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो परिस्थितियां उसमें बताई गई हैं। तो उसमें एक परिस्थिति यह भी है कि राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बई मामले में यह बात भी बताई कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें एक परिस्थिति यह है कि राज्य में कुशासन या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य में वित्तीय संकट के आधार पर यहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा सेकंड का सी वाला, यानी केवल 2 और 3 सही है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। तो ये जो प्रावधान है ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये ऐड किया गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल रूप से मतदान करने की जो एज थी वो 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके जरिए मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15(4) में ये जोड़ा गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही प्रावधान सही है। आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मैग्नेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में यह दिखाई देता है। हाल ही में खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने अत्यंत दुर्लभ विशालकाय विस्फोटों के बारे में पहला साक्ष्य प्राप्त किया है, जिसे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के रूप में जाना जाता है, जो 13 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक मैग्नेटर से उत्सर्जित हुआ है। मैग्नेटर एक प्रकार के पृथक न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, उत्सर्जन अधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत और उज्ज्वल है और यह प्रत्येक विस्फोट के बाद 30 से 60 सेकंड तक बना रहता है और एक व्यापक आवृत्ति रेंज में यह दिखाई देता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपके एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी एक और दो दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और कोई विधिक उपाय नहीं बताते हैं, फिर भी कुछ मामलों में ये काफी उपयोगी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि इनका उद्देश्य भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, विपक्ष सत्ताधारी दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर ये सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगा सकते हैं। तो इसमें ये विपक्ष की मदद भी करते हैं। तो देखिए, यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को त्यागने के 3 प्रकार बताए गए हैं। उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार जो है वो है त्यजन। त्यजन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, चूंकि जिसकी एज 18+ है और वह स्वेच्छा से ये उद्घोषणा करता है उसे भारत की नागरिकता त्यागनी है, और उसकी उद्घोषणा करने के उपरांत अगर भारत के जो विहित प्राधिकारी हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा प्रकार होता है पर्यवासन। पर्यवासन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए किसी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में यहां की नागरिकता वो अपने आप खो देगा। तो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता उसकी जो है खत्म हो जाएगी। एक तीसरी स्थिति यहां पर आती है वंचन वाली। वंचन का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए युद्ध की स्थिति में शत्रु देश का साथ दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार अगर कर रहा है तो उस स्थिति में इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर इसी में वंचन में एक चीज और आ जाती है, अगर कोई व्यक्ति कपटपूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का डी, यानी 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, तख्त या सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित हैं। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। सबसे पहले जान लेते हैं तख्त क्या होता है। देखिए, तख्त एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही सिंहासन। तख्त जो है सिखों के लिए
अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सिख तख्त समय समय पर हुक्मनामा जारी करते हैं। वर्तमान में सिख जो हैं 5 तख्तों में संबद्ध हैं। इनमें से 3 तख्त जो हैं आपके पंजाब में पड़ते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, 3 तख्त जो हैं वो पंजाब में है। पंजाब में कितने हैं? 3 हैं, जिसमें पंजाब में पहला जो है अकाल तख्त है, सेकंड जो है केसगढ़ तख्त है, और थर्ड जो है पंजाब में उसका नाम है दमदमा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, दमदमा के नाम से। तो 3 तख्त जो है ये पंजाब में है। एक तख्त इनका जो है बिहार में है। बिहार वाले का नाम है पटना साहिब। पटना साहिब के नाम से बिहार में है। एक तख्त इनका जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। इसका नाम है हजूर साहिब। हजूर साहिब के नाम से ये महाराष्ट्र में है। तो आपके सामने यहां पर 5 तख्त हैं। तो देखिए आपका पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो 5 तख्त हैं पंजाब में है। नहीं, ये पंजाब में 5 नहीं है, बल्कि पंजाब में केवल 3 हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए जो अकाल तख्त है इसकी स्थापना सिखों के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बाद बाकी जो आपके 4 तख्त हैं, केसगढ़ साहिब तख्त है, दमदमा तख्त है, पटना साहिब है, हजूर साहिब, ये चारों तख्त जो हैं ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये चारों जो हैं गुरु गोबिंद सिंह से संबद्ध हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही हो जाएगा। अब देखिए आपका जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। पंजाब में 3 तख्त यानी कि अकाल, केसगढ़ साहिब, दमदमा साहिब, ये 3 तख्त जो हैं ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। वहीं जो पंजाब के बाहर के 2 तख्त हैं उनके खुद के ट्रस्ट और बोर्ड हैं। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 7वें का ए, यानी केवल 2। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? नागरिकता की समाप्ति, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, नए राज्य के नीतिशक तत्वों को शामिल करना। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यानी इनके लिए हमें 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हम इन्हें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इन्हें संशोधित या इन्हें पारित कर सकते हैं। इन प्रावधानों में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना यह आ जाता है। इसमें नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति आदि के प्रावधान ये भी इसमें आ जाते हैं। यानी इनके लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों के बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रावधानों में जो है मूल अधिकार आ जाते हैं, राज्य के नीतिशक सिद्धांत आ जाते हैं। तो इन्हें अगर हमें संशोधन करना है या इनमें कुछ हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और 368 का हम इनके लिए प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। आपका सही आंसर है 8वें का डी, केवल 1 और 2। 9वां प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। वह एक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ना कि संसद। यानी उसका पारिश्रमिक जो है कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करता है, ना कि संसद। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसमें उसे वोट देने के अधिकार के बिना उसका सदस्य नामित किया जा सकता है। यानी वह वोट नहीं दे सकता है, बाद बाकी सब काम कर सकता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी, यानी केवल 1 और 3।
10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकेंगे? गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, न्यायालय की अवमानना। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अनुच्छेद 19(2) में प्रावधान है कि कुछ शर्तों के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा मान्य हानि या किसी अपराध उद्दीपन के संबंध में इस तरह के युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो यहां पर जो गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, ये इसी युक्त निर्बंधन में शामिल है। इसके अलावा हथियार उठाने के लिए भाषण देना, इसका संबंध लोक व्यवस्था से है, यह भी युक्त निर्बंधन में शामिल है। न्यायालय की अवमानना करना, देखिए न्यायालय की अवमानना करना यह भी इसमें युक्त निर्बंधन में शामिल है। भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है या किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए यह युक्त निर्बंधन में शामिल नहीं होगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का ए, केवल 1, 2 और 4। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क सामाजिक विधिक सहायता प्रदान करना, ये समाजवादी सिद्धांत है, ना कि गांधीवादी। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यह भी समाजवादी सिद्धांत है। तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन मॉडल की वकालत की थी, तो इस वजह से यह गांधीवादी सिद्धांत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी, केवल 3rd। 12वां प्रश्न है आपका, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं? निरुद्ध किए गए व्यक्ति को विरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, आपके संविधान का अनुच्छेद 23 में लिख रहा हूं, 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 2 प्रकार के निरोध की बात की गई है, जिसमें से एक निरोध तो यहां लिखा हुआ है निवारक निरोध और दूसरा होता है दंडात्मक। एक तो निवारक निरोध है और दूसरा दंडात्मक है। दंडात्मक के बारे में आप जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोष सिद्ध के बाद दंडित किया जाता है, ये दंडात्मक निरोध आ जाता है। वही निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्ध के हिरासत में लेना। अब देखिए, यहां पर जो निवारक निरोध है, इसकी अगर हम बात करें तो निवारक निरोध के आधारों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। यद्यपि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को यहां पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो, तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर सेकंड वाला जो कथन है, यह भी आपका गलत है। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के बाद रिहा होने का उसे अधिकार है, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता। और यह निवारक कानून के मामले में, निवारक निरोध कानून के मामले में यह बात लागू नहीं होती है, इसलिए यहां पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12 का ए, केवल 3rd। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है और इसके लिए उसे संसद के से किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की संसद की शक्ति को सीमित करने के लिए एक नया उपबंध प्रस्तावित किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का बी, केवल 2। 14वां प्रश्न है आपका, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी या ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया था जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधि जो संविधान सभा से दूर रहे थे धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। आपका सही आंसर है 14 का ए, केवल 1 और 2। 15वां प्रश्न है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। देखिए, इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो यहां पर आपका पहला वाला ए वाला बिल्कुल सही है। इसने भारतीय विधान परिषद को 2 सदनों वाली द्विसदनीय विधायिका से प्रतिस्थापित कर दिया और दोनों सदनों के लिए निर्वाचन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुए थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधायिकाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। देखिए, यहां पर डी वाला गलत है क्योंकि ये जो प्रावधान किया गया है ये 1909 के अधिनियम में किया गया है, न कि भारत शासन अधिनियम में। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो 15 का डी वाला है। 16वां प्रश्न है आपका, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, तिरुवल्लुवर, श्री रामानुजाचार्य। देखिए, ये जो विशेषता बताई गई है ये श्री रामानुजाचार्य की विशेषता है। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। श्री वैष्णववाद के दर्शन में वे सबसे सम्मानित आचार्य हैं। ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत उप विद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की, जैसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य और भगवत गीता पर। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित किए गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का डी, श्री रामानुजाचार्य। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राज्य व्यवस्था की परिकल्पना करता है, लेकिन यह केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अर्थात भारत में कनाडा या अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि यहां पर एकल नागरिकता है। तो भारत के नागरिक संघ के प्रति निष्ठावान है, ऐसा नहीं है कि संघ और राज्य दोनों की नागरिकता अलग अलग हो। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही प्राकृतिक रूप से नागरिक दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 17 का डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। 18वां प्रश्न है आपका,
मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ या भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। भारतीय संविधान के विकास पर जिस बात ने दीर्घकालिक प्रभाव डाला है वह संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर सेकंड वाला कथन ये सही नहीं है। 1973 के केशवानंद भारती वाद से न्यायालय ने कई मामलों में मूल संरचना के मुख्य तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। अतः एक अर्थ में मूल संरचना के सिद्धांत ने कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को और मजबूत किया है, बल्कि कमजोर नहीं किया बल्कि इसको मजबूत किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 18 का ए, केवल एक। 19वां प्रश्न है आपका अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्यवाही करनी चाहिए। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दीवानी या फौजदारी मामलों, इस पर ध्यान देना आप लोग, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो पूर्व पद प्रभाव वाली जो सीमा है, ये सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित होती है, ना कि नागरिक कानूनों या कर कानूनों पर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सन 2010 में कोई अपराध किया, कोई जघन्य अपराध किया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उस समय के जो कानून के हिसाब से उसे जो सजा मिली, तो वो सजा अगर मान लेते हैं उस अपराध के लिए अब दोबारा से कोई सन 2022 में कोई नया कानून बन जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि 2022 में जो कानून बना है उसके हिसाब से इसे सजा दी जाए। इसे सजा तो मिलेगी उस समय के कानून के हिसाब से, ना कि 2022 के कानून के हिसाब से। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने काला धन जमा किया, और ये काला धन जमा किया या फिर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कोई बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस या घोटाला किया, और वो आज पता चला, तो उसे जो सजा मिलेगी वो आज के कानून के हिसाब से मिलेगी। तो दीवानी मामले में ये पूर्व पद प्रभाव जो है ये लागू हो जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दीवानी या फौजदारी दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, यहां पे फौजदारी होना चाहिए। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही नहीं है। स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का विस्तार नहीं है। तो स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है, ये गलत है। यानी इन पर ये लिए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर स्व अभिशंसन में ये चीजें एकत्रित की जा सकती हैं, इनके विरुद्ध सुरक्षा शामिल नहीं है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही नहीं है। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला केवल एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष ही उठाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपके तीनों ही कथन गलत हैं, तो आपका सही आंसर होगा 19 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20वां प्रश्न है आपका संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं इस दर्शन को प्रवर्तनीय बनाती हैं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। संविधानवाद सीमित सरकार के संदर्भ को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को प्रदान की गई शक्तियां असीमित नहीं है बल्कि सीमित हैं। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां पर मूल अधिकार क्या करते हैं, इन पर सीमाएं आरोपित करते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये सरकार पर प्रतिबंधों के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो है ये वास्तव में सरकार पर नहीं बल्कि नागरिकों पर आरोपित प्रतिबंध या सीमाएं हैं। तो मूल कर्तव्य भी इसमें शामिल नहीं है, केवल यहां पर मूल अधिकार ही शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल एक, यानी मूल अधिकार जो है ये सरकार पर सीमाएं आरोपित करते हैं। 21वां प्रश्न है आपका यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत
प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ये ध्यान यहां पर यह रखना है कि इसमें आर्टिकल 20 और 21 इसमें शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 358 की व्यापकता पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। अर्थात अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, किंतु केवल उनका प्रवर्तन निलंबित कर दिया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए 44वां संविधान संशोधन ने 359 की व्यापकता में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। तो देखिए यहां पर 21 और 22 लिखा हुआ है, न कि 20 और 21। तो यहां पर आपका थर्ड वाला ये गलत हो जाएगा। अगर यहां पर 20 और 21 लिखा होता तो ये सही होता, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 21 का बी, केवल 2। 22वां प्रश्न है आपका, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया था या संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस संबंध में एक सिफारिश की, जिसके अनुसार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने संविधान के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350 अंत्यस्थापित किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए जो भाषाई अधिकारी है यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति है, तो ये विशेष अधिकारी क्या क्या करेगा, इसका कर्तव्य क्या होगा। विशेष अधिकारी का कर्तव्य यह होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करे। तो देखिए यहां पर केवल भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए यह अधिकारी नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 22वें का ए, केवल 1। 23वां प्रश्न है आपका, सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहलें राज्य के नीति तत्वों को प्रभावी बनाती हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यहां पर आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राज्य के नीति तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने कई नीतियां और विधियों का निर्माण किया है। अब देखिए जो आपका पहला वाला विकल्प है, तो आपके संविधान का जो आर्टिकल 41 है, तो आर्टिकल 41 काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार का उपबंध करता है। तो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना इसी उपबंध के दायरे में आती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, आपके संविधान का जो आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50 जो है, तो नीति तत्वों का एक लक्ष्य यह भी है कि ये आर्टिकल 50 को लागू करें। तो आर्टिकल 50 जो है स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की मांग करता है। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसने राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 को अपनाना, यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आ जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए आपके डीपीएसपी में ही आर्टिकल जो 48 है, अनुच्छेद 48 है, तो अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण की मांग करता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके अंतर्गत आ जाती है।
जो आपका आर्टिकल 41 अभी जिसके बारे में हमने बात की, और एक आर्टिकल और है आर्टिकल 43। देखिए आर्टिकल 41 में काम पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए उपबंध करता है, और वहीं आर्टिकल 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का उपबंध करता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है आर्टिकल 41 और 43 के प्रावधानों से निकला हुआ है, तो ये भी इसमें आ जाता है। तो यहां पर आपके चारों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपके डीपीएसपी पर आधारित हैं, यानी चारों ही जो योजनाएं या चारों ही कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो आपके डीपीएसपी पर आधारित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। 24वां प्रश्न है आपका, नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल हैं प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति, नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न। देखिए टीम इंडिया शाखा, इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए स्थायी मंच के रूप में कार्य करते हैं। यानी इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि यहां पे टीम इंडिया विंग की बात हो रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 24 का बी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किन की गारंटी देता है? प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता, परिणामों की समानता, विधि के समक्ष समानता। देखिए हमारे संविधान में प्रतिष्ठा की समानता का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को कुछ मामलों में समान दर्जा प्राप्त है, जिसमें नागरिक अधिकार, वाक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार आदि शामिल हैं। आपके संविधान का जो अनुच्छेद 17 और 18 है, तो इसका उद्देश्य प्रतिष्ठा की समानता का उपबंध करना है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। तो प्रतिष्ठा की समानता है हमारे यहाँ। इसके अलावा अवसर की समानता, अवसर की समानता सभी लोगों के साथ पूर्वाग्रहों या वरीयताओं से मुक्त समान व्यवहार से उत्पन्न होती है। तो संविधान का उद्देश्य जो है समाज के वंचित वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करके इसे प्राप्त करना है। तो इस वजह से आर्टिकल 15 और 16 में इनके लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं। तो अवसरों की समानता इसी में आ जाती है। अब देखिए विधि की समक्ष समानता का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में निहित है। परिणामों की समानता, देखिए परिणामों की समानता एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें लोगों के पास लगभग समान भौतिक संपत्ति और आय होती है, या जिनमें उनके जीवन की सामान्य आर्थिक स्थिति एक समान होती है। हमारा संविधान परिणामों की समानता के संबंध में कोई उपबंध नहीं करता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। आंसर होगा आपका 25 का डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।